हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आशीष सचदेव और इस वीडियो लेक्चर सीरीज में वी आर डिस्कसिंग अबाउट सीए इंटरमीडिएट ऑडिट का सिलेबस। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस शेयर किए हैं और आप पूरी प्लेलिस्ट जा करके देख सकते हैं। वी आर रिवाइजिंग द एंटायर सिलेबस फॉर सीए इंटरमीडिएट ऑडिट। और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं अपने जनवरी 26 अटेम्प्ट के लिए या फिर मई 2026 वाले अटेम्प्ट के लिए, तो ये वीडियो लेक्चर सीरीज आपके खासा इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए और उसके फर्दर अटेम्प्ट्स के लिए भी। अगर कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको ज़रूर अपडेट कर दूंगा। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट यू प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, like this video, share it with your friends so that I can get motivated to create more such awesome content for you people, right? मैं अभी ट्रैवल कर रहा था, so I was not able to make videos. तो आज हम स्टैंडर्ड 500 को कवर करने वाले हैं। स्टैंडर्ड 500 को कवर करने से पहले एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा कि वीडियो को आपको पूरा देखना है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ग्रुप्स में शेयर करिए, सो दैट वी कैन हैव अ शेयर्ड लर्निंग एक्सपीरियंस और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके, स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके। एंड आई एम टेलिंग यू, इफ़ यू फॉलो दिस मेथडोलॉजी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, देन आई कैन गारंटी, ये गारंटी है मेरी, कि यू विल शाइन इन ऑडिट। और ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर अगर मार लगती है, दिक्कत होती है, तो फिर एक अटेम्प्ट की ही मार लगती है, राइट? तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। Now we will start with a very very important topic in today's class that relates to audit evidence, right? Audit evidence बहुत ही important standard है, ऐसे 500 में कवर होता है। इस स्टैंडर्ड की एक खास बात यह है सर कि इस स्टैंडर्ड के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और बहुत जगह से इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछता है। और इंस्टीट्यूट आपको ना बहुत कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए टॉपिक्स की, तभी आप इन क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे, राइट? मैंने जो यहाँ पे नोट्स बनाए हैं, मैंने ये ट्राई किया है कि मैं उन नोट्स के जरिए आपको वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी यहाँ पे दे सकूं, राइट? सो वी विल स्टार्ट विद दिस स्टैंडर्ड नाउ। और आपको पूरा वीडियो देखना है। जहां पे भी चीजें आपको लगती हैं आप रुक करके वापस से सुन सकते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप फास्ट ट्रैक मोड में अगर रिवीजन करना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा सा स्पीड में चला करके भी देख सकते हैं, राइट? चलिए, तो अब शुरुआत करते हैं स्टैंडर्ड की। सबसे पहले बात करते हैं ये स्टैंडर्ड किसके बारे में बात करता है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ दिस स्टैंडर्ड। सो इट एक्सप्लेन्स व्हाट कॉन्स्टिट्यूट ऑडिट एविडेंस, की ऑडिट एविडेंस क्या होती है। एक ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ऑडिट एविडेंस एक्चुअल में होती क्या है, ये स्टैंडर्ड हमें बताने की कोशिश करता है। And it also deals with the auditor's responsibility to design and perform audit procedures to obtain sufficient and appropriate audit evidence to be able to draw reasonable conclusions on which the auditor opinion is based. तो सबसे पहले अपन को क्या कलेक्ट करनी है, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, और उसके बेसिस पे हमें रीजनेबल कंक्लूजन्स ड्रॉ करने हैं जिसके ऊपर हम अपनी ओपिनियन को बेस करेंगे, राइट? तो ये सिंपल सा एक फ्लो है। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम ऑडिट करने जाते हैं तो वहां हम सबसे पहले क्लाइंट के बिजनेस को समझते हैं, उस बिजनेस में कौन कौन से रिस्क हैं उन्हें एनालाइज करते हैं, उन्हें असेस करते हैं। और ये हम करते हैं SA 315 के अंदर। जब हम ऐसे 315 करेंगे तब वहां पे भी मैं आपको वापस कनेक्ट करूंगा SA 500 से, राइट? और 315 में रिस्क असेसमेंट करने के बाद हम 330 के अंदर रिस्पॉन्स करते हैं उस असेस्ड रिस्क को, राइट? तो हम ये चीजें ऑडिट में इस तरीके से करते हुए चलते हैं। और ऑडिट रिस्क असेसमेंट हमने कर लिया, उसके बाद ऑडिट प्रोसीजर हमने लगाए, फिर हमने ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करी जो कि हम इस स्टैंडर्ड में समझने वाले हैं, और फिर फाइनल हमारी होती है रिपोर्टिंग। तो ये कुछ स्टेजेस हैं जिसके अंदर हम ऑडिट को कंक्लूड करते हैं, ऑडिट में काम करते हैं। और ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पे हम ऑडिट प्रोसीजर्स लगा करके ऑडिट एविडेंस को कलेक्ट करते हैं। उसके बारे में बातचीत जो है वो ऐसे 500 करने की यहाँ पे कोशिश करता है, राइट? चलिए, व्हाट इज ऑडिट एविडेंस, राइट? ऑडिट एविडेंस क्या है? सो इट इज दैट इंफॉर्मेशन जिसको यूज करके ऑडिटर जो है कंक्लूजन्स ड्रॉ करेगा, जिसके ऊपर वो अपनी ऑडिट ओपिनियन को बेस करेगा। ये वो इंफॉर्मेशन है यूज्ड बाय द ऑडिटर इन अराइविंग एट द कंक्लूजन ऑन विच द ऑडिटर ओपिनियन इज बेस्ड।
It includes both information contained in the accounting records underlying the financial statements and information obtained from other sources. तो हम यहाँ पे जो ऑडिट कर रहे हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट कर रहे हैं, तो ये इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डायरेक्टली आ सकती है या फिर अदर सोर्सेज से आ सकती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आने वाली जो इंफॉर्मेशन है वो क्या क्या हो सकती है, आइए एक बार जरा देख लेते हैं आगे वाला पॉइंट पढ़ने से पहले। अकाउंटिंग एंट्रीज हो गई, सपोर्टिंग रिकॉर्ड्स हो गए, इनवॉइसेस हो गए, कॉन्ट्रैक्ट्स, सब्सिडरी लेजर्स, जर्नल एंट्रीज, वर्कशीट्स, कॉस्ट एलोकेशंस, रिकंसिलिएशन शीट्स, जितने भी तरह के कैलकुलेशंस जो कि आपकी सपोर्टिंग बनते हैं किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, दैट इज द इंफॉर्मेशन इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिकॉर्ड। अदर इंफॉर्मेशन में क्या हो सकता है, जो कंपनी से रिलेटेड फाइलिंग्स होती हैं, मीटिंग्स के मिनट्स हो गए, रिटन कंफर्मेशन जो हम अदर पार्टी से, एक्सटर्नल पार्टी से लेते हैं, एक्सटर्नल कंफर्मेशन हम आगे पढ़ेंगे स्टैंडर्ड्स के अंदर इसको भी। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हो गए, किसी भी काम को करने का कोई स्पेसिफिक तरीका हो गया। इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड जो मैनुअल्स हैं जो कंपनी के अंदर इंटरनल कंट्रोल्स को समझाने के काम आती है, वो चीजें यहाँ पे हो गई। तो ये अदर इंफॉर्मेशन होती है और ये भी एक इंफॉर्मेशन ऑडिट एविडेंस का पार्ट बन सकती है। ऑडिट एविडेंस शुड बी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। अब यहाँ पे दो वर्ड्स आते हैं जिनका मतलब समझना हमारे को बहुत जरूरी होता है, और सिंपल इंग्लिश में भी अगर हम समझेंगे तो काफी हद तक हम इसकी क्लैरिटी तक पहुंच सकते हैं, लेकिन थोड़ा इसको डीप में हम यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे कि सफिशिएंसी क्या है। व्हाट इज सफिशिएंसी? सफिशिएंसी जैसे नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कितना सफिशिएंट है, कितना ज्यादा कितना ठीक होगा, या कितना कम कितना ठीक होगा। इट रिलेट्स टू क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। ओके, और ये क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये बेस्ड है ऑडिटर के जजमेंट के ऊपर। ठीक है, और ऑडिटर का जजमेंट कैसे बनेगा? सर वो बनेगा जब वो रिस्क असेसमेंट करेगा। ठीक है, रिस्क असेसमेंट करेगा बिजनेस का, तब ऑडिटर जजमेंट बनाएगा कि मुझे ज्यादा ऑडिट एविडेंस लेनी है, कम ऑडिट एविडेंस लेनी है। एंड अप्रोप्रिएटनेस का जो मेजर है, इट रिलेट्स टू टू फैक्टर्स, दैट इज रिलायबिलिटी एंड रेलेवेंस। तो हमें यहाँ पे मोटा मोटा तीन चीजों को समझना है, व्हाट इज सफिशिएंसी एंड व्हाट इज अप्रोप्रिएटनेस, विच इंक्लूड्स, तीन इसलिए बोला क्योंकि वन इज सफिशिएंसी, अदर वन इज रिलायबिलिटी एंड थर्ड वन इज रेलेवेंस। तो इन तीनों टर्म्स का मतलब हमारे को यहाँ पे समझना है। चलिए, उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और दिया हुआ है आपकी किताब में, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस। राइट, सो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर इट कैन बी इन द विजुअल फॉर्म। ठीक है, जैसे कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये विजुअल फॉर्म में आप देख रहे हैं। ओरल फॉर्म में हो सकती है, मतलब आप डिस्कशन कर रहे हैं मैनेजमेंट के साथ, इंक्वायरी कर रहे हैं मैनेजमेंट के साथ, सो आप सुन करके ऑडिट एविडेंस वहां पे कलेक्ट कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्री इन नेचर हो सकती है, अग्रीमेंट्स हो सकते हैं, बिल हो सकते हैं, सर्टिफिकेशंस हो सकते हैं, ये सारी डॉक्यूमेंट्स आप ऑडिट एविडेंस के तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन सोर्स, ये ऑडिट एविडेंस इंटरनल हो सकती है और ऑडिट एविडेंस एक्सटर्नल भी हो सकती है। तो आपको समझना चाहिए कि जो भी चीज एक्सटर्नल हमें मिल रही है एज एन ऑडिटर, उस पे हमारा विश्वास ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल व्यक्ति को कोई मतलब नहीं है बिजनेस से, मतलब तो है, लेकिन इस वे में मतलब नहीं है कि वो बिजनेस के रिकॉर्ड्स को वहां पे मैनिपुलेट करे, चेंज करे। ठीक है, वहां कोई फ्रॉड कर सके, इंटरनल वर्किंग को छेड़छाड़ कर सके। तो एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन ज्यादा रिलायबल होती है रादर देन इंटरनल इंफॉर्मेशन, इसीलिए एक स्टैंडर्ड जो है हमारा, ठीक है, वो एक्सटर्नल कंफर्मेशन की भी वहां पे बात करता है। राइट, तो हम उसको भी पढ़ेंगे बाद में, अभी हम स्टैंडर्ड 500 की बात कर रहे हैं, ऐसे 500 की। तो इंटरनल के अंदर आ जाता है आपका गुड्स रिसीव्ड नोट हो गया, सेल्स इनवॉइस हो गया, डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स वगैरह हो गए, परचेज इनवॉइसेस हमारे एक्सटर्नली जो आते हैं, कोटेशंस कंफर्मेशंस जो एक्सटर्नली आते हैं, ये। राइट, एक्सटर्नल एविडेंस इज जनरली कंसिडर्ड मोर रिलायबल, मैंने आपको बोला ना, एज दे कम फ्रॉम द थर्ड पार्टीज। ऑडिटर शुड ट्राई टू मैच द इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंस। ठीक है, तभी वो कंक्लूड कर पाएगा कि इंटरनल एविडेंस से मुझे ये चीजें समझ में आती हैं और एक्सटर्नल एविडेंस से ये चीजें समझ में आती हैं, और अगर वो मैच होती हैं तो इसका मतलब मामला ठीक ठाक वहां पे चल रहा है। ठीक बात है। राइट, इफ एक्सटर्नल एविडेंस इज नॉट रेडिली अवेलेबल,
ऑडिटर शुड कोलैबोरेट वेरियस इंटरनल एविडेंसेस। कई बार हमें एक्सटर्नल एविडेंस नहीं मिलती, तो उस केस में ऑडिटर का क्या करेगा, जो इंटरनल एविडेंस है उसी को कंबाइन करेगा डिफरेंट तरीकों से, उसे कोलैबोरेट करने की, मतलब सेम इंफॉर्मेशन को डिफरेंट तरीकों से चेक करने की कोशिश करेगा, राइट, ताकि एक रीजनेबल कंक्लूजन वो ड्रॉ कर सके फ्रॉम दी ऑडिट एविडेंस, राइट। Now, the term comes relating to sufficiency of sufficiency of audit evidence that relates to the quantity of audit evidence. Okay. तो मैंने आपको बताया ये किसके ऊपर डिपेंड करती है सर, ये डिपेंड करती है ऑडिटर के जजमेंट के ऊपर, ऑडिटर के जजमेंट के ऊपर। और ऑडिटर का जजमेंट कैसे चेंज होता है, आफ्टर द असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, ठीक है, एंड द क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, ठीक है। वो रिस्क, वो पहले एंटिटी के रिस्क को एनालाइज करेगा कि एंटिटी में रिस्क कितना है। अगर रिस्क ज्यादा होगा तो उस हिसाब से क्वांटिटी चेंज हो सकती है, क्वांटिटी ज्यादा हो सकती है। दूसरा, ऑडिटर ये भी एनालाइज करेगा, इसका भी असेसमेंट करेगा कि जो ऑडिट एविडेंस है उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी अप्रोप्रिएटनेस कैसी है, उसकी रेलेवेंस और रिलायबिलिटी कैसी है। तो अगर ऑडिट एविडेंस रेलेवेंट है, रिलायबल है, देन इन दैट केस वी विल नीड लेस ऑडिट एविडेंस। पर अगर ऑडिट एविडेंस लेस रिलायबल है, लेस रेलेवेंट है, ठीक है, उस केस में हमें ज्यादा ऑडिट एविडेंस की जरूरत पड़ेगी। सो ये हमें ध्यान में रखना है। अगर हमारा रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ज्यादा है, ठीक है, हाई रिस्क ऑफ मिस मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, देन इन दैट केस डेफिनेटली वी विल बी नीडिंग हाई या मोर ऑडिट एविडेंस। ओके, when more audit evidence is needed, so जब रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट हाई हो, वीक इंटरनल कंट्रोल्स हो, ऑडिटर समझ रहा है कि भैया इंटरनल कंट्रोल तो बड़े वीक हैं, उसने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स लगाया, इंटरनल कंट्रोल्स बड़े वीक लगे, हाई रिस्क ऑफ फ्रॉड है, नंबर ऑफ आइटम्स इज हाई एंड हिट्रोजीनियस, ठीक है, जो पॉपुलेशन हमारे को ऑडिट करनी है, ठीक है, उसका जो नंबर है उसके अंदर जो है बहुत सारे आइटम्स हैं और वो हेट्रोजीनियस है, मतलब कोई भी आइटम एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है, सब अलग अलग है, राइट। बेस्ड ऑन ऑडिटर्स एक्सपीरियंस उसे ऐसा लगता है कि उसे हाई ऑडिट एविडेंस या मोर ऑडिट एविडेंस यहाँ पे लेनी है। मैं मोर की बात कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, सफिशिएंसी की जब हम बात करते हैं, राइट, तो क्वांटिटी की यहाँ पे बात हो रही है। ट्रेंड एनालिसिस में ऑडिटर को ऐसा लगता है कि भाई साहब हमारे को ज्यादा ऑडिट एविडेंस लेनी पड़ेगी, इन दैट केस ऑल्सो द ऑडिटर विल गो फॉर मोर ऑडिट एविडेंस। देन एक सेकेंड। यस, सो माई थ्रोट इज बैड, ठीक है ना, तो थोड़ा सा जुकाम हो रहा है, ठंडा हो रहा है थोड़ा, तो इस चक्कर में खांसी हो रही है, राइट। मैं आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपनी तबीयत का ध्यान रखें, राइट। तो नेचर ऑफ आइटम्स अगर ऐसा है तो इन दैट केस ऑल्सो कभी कभी हमें हो सकता है कि मोर ऑडिट एविडेंस की वहां पे नीड पड़े, राइट। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑडिटर जजमेंट एज टू सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस, कि भैया कितनी ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट होगी इसको चेंज करने के लिए, या इसको ऑडिटर्स के जजमेंट को अफेक्ट करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पे हैं। तो पहला फैक्टर है मटीरियलिटी। अगर किसी भी आइटम की या किसी भी ऑडिट एविडेंस की मटीरियलिटी हाई है, हाई, तो उस केस में हमारे को ज्यादा ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने की जरूरत है। और अगर मटीरियलिटी लेवल लो है तो उस केस में हमारे को कम ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने की जरूरत है। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। So, what is materiality? It refers to how significantly an assertion, assertion क्या होते हैं, जो मैनेजमेंट के डिस्क्लोजर्स होते हैं, कौन कौन से अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन डिस्क्लोजर्स, that can impact the decision making of the users of the financial statements. If the assertions are less material, ठीक है, तो लेस ऑडिट एविडेंस, एल्स मोर ऑडिट एविडेंस। तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर उन असर्शंस की, जो भी मैनेजमेंट के डिस्क्लोजर्स हैं, अकाउंट बैलेंसेस हैं, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं, अगर उसकी, अगर उससे हमारी डिसीजन मेकिंग जो है वो बहुत हाई लेवल पे इंपैक्ट होती है,
तो वो मटेरियल है, राइट? तो उस केस में ज्यादा ऑडिट एविडेंस लगेगी लगन, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो कम ऑडिट एविडेंस में भी काम चल जाएगा। दूसरा फैक्टर यहाँ पे आता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। व्हाट इज रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट? अगर आपने मेरा ऐसे 200 वाला चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, लेक्चर पढ़ा है, तो वहां पे हमने डिस्कस किया था कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऐसा रिस्क है कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं दे आर मिसस्टेटेड बिफोर ऑडिट। ऑडिट करने से पहले हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनके अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट वहां पे हो सकता है। और हमने पढ़ा था कि ऑडिट का जो रिस्क है, ठीक है, या रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो है, इट इज अ फंक्शन ऑफ इंटरनल इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क, ठीक है। इनहेरेंट रिस्क क्या रिस्क है? कि मैंने कोई ताला नहीं लगाया, लेकिन उस ताला न लगाने की वजह से मेरे अगर चोरी हो सकती है तो उसकी संभावना, उसकी प्रोबेबिलिटी, वो आपका इनहेरेंट रिस्क है। मतलब दैट इज इनहेरेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बिफोर कंसिडरिंग एनी कंट्रोल्स, अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है, मेरी एंटिटी में मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है, देन दैट रिस्क इज इनहेरेंट रिस्क। और अगर मैंने ताला लगा दिया फिर भी चोरी होने के जो चांसेस हैं वो कितने हैं? मान लीजिए मैं ऐसा कहता हूं कि 60%, 60 ऐसा चीजें हैं जो हमेशा रिस्क की रहेंगी, इनहेरेंट नेचर की रहेंगी, ठीक है। और कंट्रोल रिस्क से वो 20 हो जाएंगी, ठीक है। तो 60 इंटू 20, ये मेरा टोटल क्या हो जाएगा आप बताएं? ठीक है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट अगर 60% है और 20% है, तो दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो 30% मेरा क्या हो जाएगा? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ठीक है। कंट्रोल रिस्क, द मटेरियल मिसस्टेटमेंट कैन नॉट बी prevented, detected and corrected even after by installing internal controls, ठीक है। हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट अगर है, ठीक है, कि हमारा इनहेरेंट रिस्क भी हाई है और दोनों का जो फंक्शन का जो रिजल्ट आ रहा है वो भी अगर हाई है, 30% है, 40% है, 50% है, लाइक दैट, ठीक है। तो अगर 60 ऐसी गलतियां हैं जो हमारे इनहेरेंटली होती हैं और मैंने ताला लगा दिया, ताला लगाने के बाद भी ये 60 गलतियां, 30% जो हैं इनमें बचाव हो गया, 30% ही अब होंगी, तो 60 इंटू 30%, ठीक है, इतना आपका इनहेरेंट रिस्क यहाँ पे हो जाएगा। इतना आपका रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट यहाँ पे हो जाएगा। सो RMMS इज अ फंक्शन ऑफ इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क, ये ध्यान रखना है। तो अगर ये हाई है तो हमारे को मोर ऑडिट एविडेंस की यहाँ पे जरूरत है, लेकिन अगर, ध्यान से सुनिए, अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम है तो हमारे को कम ऑडिट एविडेंस की जरूरत यहाँ पे है। उसके बाद साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन जिसकी हम ऑडिट कर रहे हैं, वहां पे जो आइटम्स हैं वो कितने हैं? अगर ज्यादा हैं, मोर ऑडिट एविडेंस इज नीडेड व्हेन पॉपुलेशन इज ह्यूज, हेट्रोजीनियस, कोई भी एक एक आइटम दूसरे आइटम से वास्ता नहीं रखता, दे आर डिफरेंट, ओके। लेस ऑडिट एविडेंस इज नीडेड व्हेन पॉपुलेशन इज स्मॉल एंड होमोजीनियस, ठीक है, दे कैन बी रिलेटेड, ठीक है, दे हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उस केस में जो हमारे आइटम्स हैं वो क्या हो जाते हैं? homogeneous. Now, what is relevance and reliability of audit evidence? Okay, so these two parameters relate to quality of audit evidence is based on relevance and reliability of the information on which it is based. Okay, relevance means how useful is the audit evidence for the work of an auditor. मैं जो ऑडिट एविडेंस कलेक्ट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, वापस बोलता हूं, मैं एज एन ऑडिटर कुछ ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करता हूं। मान लीजिए मैंने किसी से एक्सटर्नल कंफर्मेशन लिया, क्या ये एक्सटर्नल कंफर्मेशन मेरे काम का भी है? बैलेंस ऑलरेडी जीरो था, मैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेने चला गया, हो सकता है कि असल में बैलेंस एक्सटर्नल कंफर्मेशन से चेंज आ जाए, तो हो सकता है मेरे लिए ये काम का हो, ठीक है। कोई ऐसा इरेलीवेंट आइटम है जिसके लिए मैंने ऑडिट एविडेंस जुटाई, कलेक्ट करी, ठीक है। तो जिस काम के लिए, जिस ऑडिट के लिए मैं ऑडिट एविडेंस कलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, तो क्या वो उस काम के लिए यूजफुल भी है फॉर द वर्क ऑफ ऑडिटर? दैट इज रेलेवेंस। द रेलेवेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस इज अफेक्टेड बाय द डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग, ठीक है, कि कितनी रेलेवेंट कोई मेरी ऑडिट एविडेंस है वो मेरी टेस्टिंग के डायरेक्शन से पता लगेगा।
डिफरेंट ऑडिट असर्शंस रिक्वायर टेस्टिंग इन डिफरेंट वेज। ठीक है, डिफरेंट ऑडिट असर्शंस को हम अभी असर्शंस की बात आगे इस चैप्टर में बहुत डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा व्हाट आर असर्शंस। ओके, तो उनके लिए डिफरेंट टेस्टिंग के तरीके होते हैं। इफ वी टेस्ट इन द रॉन्ग मैनर, अगर हम गलत तरीके से टेस्टिंग करते हैं तो हम मटेरियल मिसस्टेटमेंट को वहां पे डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे और ऑडिट एविडेंस जो है इट बिकम्स इररेलेवेंट, इट बिकम्स व्हाट, इररेलेवेंट। टेस्टिंग कैन बी टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। ठीक है, टेस्टिंग कितने तरह की हो सकती है सर? इट कैन बी टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। ओके, एग्जाम्पल, टू चेक वेदर नो सेल्स इज अनरिकॉर्डेड, वी वॉन्ट टू टेस्ट द कंप्लीटनेस असर्शन कि भैया सारी जो सेल है उसमें कुछ छूटा नहीं है। वी विल स्टार्ट फ्रॉम शिपिंग डॉक्यूमेंट्स दैट इज द सोर्स टू द सेल्स रजिस्टर। तो ये एक तरीके का टेस्टिंग का डायरेक्शन है। ठीक है, इसके ऊपर हमारी जो टेस्टिंग है वो बेस्ड है। ठीक है, और इसी से हमें समझ में आएगा कि अगर हम यहां से यानी शिपिंग डॉक्यूमेंट से सेल्स रजिस्टर तक सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेते हैं तो हमारी इंफॉर्मेशन, अगर वो शिपिंग डॉक्यूमेंट है वो भी रेलिवेंट है, सेल्स रजिस्टर की एंट्री वो भी रेलिवेंट है। सो दैट रिलेट्स टू रेलिवेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन। टेस्टिंग कितने तरह की हो सकती है? टेस्टिंग कैन बी टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। ठीक है, इसको अभी हम आगे और अच्छे से समझेंगे। रिलायबिलिटी का क्या मतलब है? रिलायबिलिटी मींस ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ द ऑडिट एविडेंस। हाउ ट्रस्ट वर्दी इज द ऑडिट एविडेंस? मैंने जो ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करी है सर एंड मैम, ठीक है, मैं उस पे कितना ट्रस्ट कर सकता हूं? हाउ मच ट्रस्ट आई कैन पुट ऑन दैट ऑडिट एविडेंस। ओके, as audit evidence from external sources is more reliable than internal sources, ठीक है, it is more trustworthy. It means how far is the audit evidence is influenced by its source, कि उसको source ने corrupt तो नहीं कर दिया evidence को, खराब तो नहीं कर दिया। नेचर, उसका नेचर क्या है? मेथड ऑफ obtaining it and how it is prepared and maintained. So that is relevant, that is reliability. Okay, reliability, मैं कितना विश्वास, कितना भरोसा उस ऑडिट एविडेंस पे कर सकता हूं। नाउ व्हाट आर द प्रिंसिपल्स यूजफुल इन असेसिंग द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस? ठीक है, तो जब कोविड आया था तो सबकी रिलायबिलिटी खतरे में आ गई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में एज इट इज उठ करके और बच्चे इसमें यहां वहां की चीजें लिखते हैं, नंबर नहीं मिलते। क्या लिखना है? बोले सर ये 5 पॉइंट है कोविड। सी से इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। ओ से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। अगर इंटरनल कंट्रोल डॉक्यूमेंट, अगर इंटरनल कंट्रोल्स हमारे इफेक्टिव हैं तो ऑडिट एविडेंस ज्यादा रिलायबल होगी। अगर इंटरनल कंट्रोल्स हमारे वीक हैं तो ऑडिट एविडेंस लेस रिलायबल होगी। अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं तो ऑडिट एविडेंस ज्यादा रिलायबल होगी। अगर फोटो कॉपी हैं, फिल्म्ड सोर्सेज हैं, कॉपीड हैं, स्कैन्ड कॉपीज हैं, लेस रिलायबल होगी क्योंकि वहां पे चीटिंग हो सकती है। रिटन एविडेंस हर केस में कोविड, COW, डब्ल्यू से रिटन एविडेंस, हर केस में रिटन एविडेंस मोर रिलायबल होती है देन ओरल एविडेंस। ओरल में तो आपने डिस्कशन किया, उसने एक बार कुछ बोला, दूसरी बार कुछ बोला। हाउ यू विल कंक्लूड? ओके, इंडिपेंडेंट सोर्सेस, जितने एक्सटर्नल सोर्सेस से इंफॉर्मेशन ली गई हो, इंडिपेंडेंट सोर्सेस से इंफॉर्मेशन ली गई हो, दैट इज मोर रिलायबल। ओके, एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट सोर्सेस इज मोर रिलायबल। डायरेक्टली ऑब्टेन्ड बाय द ऑडिटर, एक तो ऑडिटर ने खुद ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन की ऑडिट प्रोसीजर्स लगा करके, और दूसरा उसने मैनेजमेंट से कुछ मांग लिया। ठीक है, इंक्वायरी करके कोई चीज मांग लिया, कुछ समझ लिया, कोई डॉक्यूमेंट ले लिया। ठीक है, दोनों के अंदर फर्क है। अगर डायरेक्टली ऑब्टेन्ड है तो वो ऑडिट एविडेंस ज्यादा रिलायबल होगी, ज्यादा ट्रस्टवर्दी होगी। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि अगर आपको, ठीक है, रिलायबिलिटी चेक करनी है, ठीक है, तो कौन से प्रिंसिपल्स यूजफुल होंगे? तो बोले सर इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, CO से ओरिजिनलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन, W से रिटन एविडेंस, I से इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट सोर्सेस, और D से डायरेक्टली obtained by the auditor. Okay, now
जब आप ऑडिट करने जाते हो, यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन शुरू होता है, उसको आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए मेरे हिसाब से। और यहाँ पे हम कई सारे स्टैंडर्ड्स का रेफरेंस लेंगे। हालांकि हमने वो पढ़े नहीं है अभी, लेकिन यहीं से हम उनकी मैपिंग अपने दिमाग में करते हुए चलेंगे। तो इसको ध्यान से इसी फॉर्मेट में लिखना। नीचे मैंने फ्लो चार्ट भी बनाया है, तो अगर आप चाहो तो आप खुद अपनी कॉपी में फ्लो चार्ट बना सकते हो, राइट? उसी तरीके से मैं आपको जैसे बता रहा हूँ। तो सबसे बीच में आपको लिखना है ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस। हम जब ऑडिट करने जाते हैं तो ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने के लिए हम कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स को वहां पे फॉलो करते हैं। तो मोटा मोटी दो प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो होते हैं। वन इज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, और एक रिस्क असेसमेंट के बाद हम करते हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। सर रिस्क का असेसमेंट हम कहाँ करते हैं? बोले सर ऐसे 315 के अंदर हम क्लाइंट के रिस्क को असेस करते हैं, और एक बार असेस करने के बाद हम फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। और वहीं पे हमारा एक और रिस्क नया क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड एज डिटेक्शन रिस्क। कि हमारे ऑडिट प्रोसीजर लगाने के बाद भी कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट वहां पे छूट जाए। इसलिए कहते हैं कि ऑडिट जो है, इट नेवर गिव्स एब्सोल्यूट अश्योरेंस, इट गिव्स हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस, ओके, बट इट नेवर गिव्स एब्सोल्यूट अश्योरेंस, ओके। तो यहां पे हम लगाते हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। क्या लगाते हैं? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर टू मैनेज द रिस्क और टू रिस्पॉन्ड टू द असेस्ड रिस्क दैट कम्स अंडर SA 330, राइट? ये कहानी याद रखिएगा। सब्सटैंटिव या फर्दर ऑडिट प्रोसीजर जब हम लगाते हैं, उसके अंदर हम 2 से 3 काम करते हैं। 2 काम करते हैं। पहला काम हम करते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना। क्या करना? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, ठीक है? कि अगर कंट्रोल लगे हुए हैं तो वो कितने रिलायबल हैं, कितने सफिशिएंट हैं। टू टेस्ट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, टू टेस्ट द डिम ऑफ कंट्रोल्स, दैट इज डिजाइन, implementation and maintenance of controls, to prevent, detect and correct misstatement at the assertion level। और हम ये क्यों कर रहे हैं? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कर रहे हैं दी टू प्रिवेंट PDC ऑफ मिस स्टेटमेंट एट दी असर्शन लेवल, ठीक है? तो किसी भी डिस्क्लोजर के लेवल पर, यहाँ पे असर्शन लेवल पर मिस स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। इस टेस्ट ऑफ कंट्रोल के बेसिस पे हम नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट डिसाइड करते हैं अपने सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स का। अब हम ये क्या कर रहे हैं? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगा रहे हैं। पहले हमने क्या किया सर? हमने पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगा करके रिस्क का असेसमेंट कर लिया। फिर हम फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में उसको मैनेज करने के लिए सबसे पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल किए। टेस्ट ऑफ कंट्रोल करने के बाद उसके बेसिस पे हमने डिटरमाइन किया NTE, यानी नेचर, ठीक है, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। व्हाट आर सब्सटैंटिव प्रोसीजर? तो सब्सटैंटिव प्रोसीजर यहाँ पे 4 तरीके के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं सब्सटैंटिव प्रोसीजर के? बोले सर 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार के? 4 टाइप्स ऑफ सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स ऑडिटर हैज टू डू। वन इज टेस्ट ऑफ डिटेल। डिटेल में चेक करो। बोले क्या सर? डिटेल में ट्रांजैक्शन चेक करो, बैलेंसेस चेक करो। जब ट्रांजैक्शन चेक करते हैं तो उसको बोलते हैं वाउचिंग। जब बैलेंस चेक करते हैं तो बोलते हैं वेरिफिकेशन। ओके, ठीक है, समझ में आता है, याद रखते जाइए। कहानी बन रही है दिमाग के अंदर, मैपिंग चल रही है। टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, टेस्ट ऑफ बैलेंसेस, टेस्ट ऑफ डिटेल्स। उसके बाद हम सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर लगाते हैं, दैट कम्स अंडर SA 520। एनालिटिकल प्रोसीजर का स्टैंडर्ड रेशियो एनालिसिस करेंगे, ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, और कुछ तरीके के एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं, राइट? डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। और हम कोलैबोरेट करेंगे किसको सर? फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। किसको? फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको देता हूँ। मान लो आप पिक्चर हॉल की ऑडिट करने जा रहे हो, और वहां पे आप पिक्चर हॉल की सेल्स को देखते हो। तो आप बिना सेल्स को देखे कुछ कुछ दिमाग में अजम्पशंस लगा सकते हो। क्या अजम्पशंस आएंगे आपके दिमाग में? कि जो सेल है वो मॉर्निंग शो की कम होगी, इवनिंग शो की ज्यादा होगी। सिंपल। वीकेंड पे सेल ज्यादा होगी। छुट्टियों वाले महीनों में, जैसे जून जुलाई में गर्मी की छुट्टियां होती हैं, राइट? दिसंबर में सर्दी होती है और क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियां होती हैं।
उन महीनों में सेल ज्यादा होंगी, सबसे ज्यादा मूवीज भी इसी टाइम पे, दिवाली के टाइम पे रिलीज होती हैं, दिसंबर में रिलीज होती हैं। सो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम किसको कोलैबोरेट कर रहे हैं, किसको हम मैच कर रहे हैं, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। ठीक है, और यही हम करते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर में, रेशियो एनालिसिस करते हैं, ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, राइट। उसके बाद अग्रीइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स। ठीक है, आपके पास बैलेंस शीट बनी हुई है, उसको आप रिलेट करोगे, उसके अंदर जो आपका शेड्यूल है, उस शेड्यूल को आप रिलेट करोगे ट्रायल बैलेंस से, ट्रायल बैलेंस से फिर आप उसके अकाउंट्स तक पहुंच जाओगे, अकाउंट से आप सारी बुक्स तक उसको ले जाओगे, सारे जहां से ओरिजिनल उसकी डॉक्यूमेंटेशन चलती हुई आ रही है। ठीक है, तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लिंक करना है किससे, बुक्स ऑफ अकाउंट से। किससे, बुक्स ऑफ अकाउंट से। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट से ये टैली नहीं हो रहे, तो इसका मतलब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बग्ड हैं, खराब हैं, गलत हैं, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। बैटरी एक बार जा रहा है, लेट मी चेक कि इफ माय बैटरी इज वर्किंग, गिव मी 2 minutes, आई विल बी बैक। यस, सो आई एम बैक, द बैटरी इज देयर। ठीक है, तो ये हम चेक करेंगे किसके अंदर, सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर के अंदर। और उसके बाद हम चेक करेंगे सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स के अंदर ही, 4 प्रकार के सब्सटैंटिव प्रोसीजर हमें करने हैं। टेस्ट ऑफ डिटेल्स कर लिया, ठीक है, सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर कर लिया, उसके बाद अग्रीइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू दी अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, चलिए, उसके बाद एग्जामिनिंग मटेरियल जर्नल एंट्रीज की, कहीं कोई फिक्टिशियस बोगस जर्नल एंट्रीज तो वहां पे नहीं है। तो यहाँ पे हम ओवरऑल ऑडिट इस तरीके से करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ऑडिट में जाकर के तुम क्या करते हो, तो तुम उसको बताओगे कि ऑडिट में जाकर के हम 2 चीजें करते हैं मुख्यतः। बोले क्या, सबसे पहले हम करते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, और क्लाइंट के रिस्क को एनालाइज करते हैं, असेस करते हैं, और उसके बाद ऑडिट प्रोसीजर्स लगाते हैं। उसके बाद ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने के मेथड्स लगाते हैं, प्रोसीजर्स लगाते हैं, जो कि मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊं। ठीक है, उसके बाद रिस्क असेसमेंट करने के बाद हम लगाते हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। ठीक है, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स के अंदर हम क्या करते हैं सर, हम उसके अंदर करते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, और टेस्ट ऑफ कंट्रोल करने के बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारे सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स का नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट क्या रहने वाला है। ठीक है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में हम क्या चेक करते हैं, बोले सर टेस्ट ऑफ कंट्रोल में हम ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक करते हैं, इंटरनल कंट्रोल्स की हम डिम चेक करते हैं, इंटरनल कंट्रोल्स का, और हम ये इंश्योर करते हैं कि वहां पे कोई पीडीसी नहीं है। ठीक है, और ये क्यों करते हैं, टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द असर्शन लेवल, राइट। इसलिए हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करते हैं। इसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि व्हाट इज गोइंग टू बी आवर, ठीक है, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ सब्सटैंटिव प्रोसीजर। सब्सटैंटिव प्रोसीजर 4 प्रकार के होते हैं। टेस्ट ऑफ डिटेल, जिसके अंदर हम ट्रांजैक्शंस को चेक करते हैं, टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस करते हैं, टेस्ट ऑफ बैलेंसेस करते हैं, वाउचिंग वेरिफिकेशन करते हैं, हर डिटेल को प्रॉपरली चेक करते हैं, घुस के चेक करते हैं। उसके बाद हम सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर लगाते हैं, जहां पे हम फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करते हैं आपस में। ठीक है, रेशियो एनालिसिस करते हैं, ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, और कई तरीके की एनालिसिस करते हैं। उसके बाद हम ये इंश्योर करते हैं कि जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, दे आर अग्रीइंग विद दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स और दी अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स। उसके बाद हम एग्जामिन करते हैं डीप में मटेरियल जर्नल एंट्रीज हैं, कि कहीं कोई एंट्री ओमिट तो नहीं हो गई, छूट नहीं गई, फिक्टिशियस तो नहीं हो गई। ठीक है, जिससे कि एंटिटी में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आ सकता है। तो बेसिकली हम ऑडिट में यही करते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको चार्ट में वो चीज समझाने की कोशिश की है कि आप ऑडिट प्रोसीजर में क्या करेंगे। ऑडिट प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस, तो हम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करेंगे 315 में, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करेंगे 330 के अंदर। ठीक है, फर्दर ऑडिट में क्या करेंगे सर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल करेंगे। ठीक है, उसमें ये चीजें करेंगे, डिम करेंगे। ठीक है, और टू टेस्ट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, डिम ऑफ कंट्रोल, और ये क्यों करेंगे, टू प्रिवेंट पीडीसी, प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द असर्शन लेवल। उसके बाद हम क्या करेंगे
इसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारे सब्सटैंटिव प्रोसीजर क्या होने चाहिए। सब्सटैंटिव प्रोसीजर क्या होने चाहिए, सब्सटैंटिव प्रोसीजर के कितने प्रकार हैं सर? सब्सटैंटिव प्रोसीजर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे टेस्ट ऑफ डिटेल्स, ठीक है, जिसके अंदर टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस, टेस्ट ऑफ बैलेंसेस, वाउचिंग वेरिफिकेशन हो गया। सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर फिर हम करेंगे, राइट, जिसके अंदर रेशियो एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस और फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल जो इन्फॉर्मेशन है उसको कनेक्ट करेंगे। उसके बाद अग्रीइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू द अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स करेंगे, और फिर एग्जामिनिंग मटेरियल जर्नल एंट्रीज। सो दिस इज द एंटायर चार्ट दैट यू हैव टू मेमोराइज व्हेनेवर यू आर स्टडीइंग दिस स्टैंडर्ड। ये अगर आपका पक्का हो गया ना, मार्क माय वर्ड्स, नोबडी इज गोइंग टू डिफीट यू इन ऑडिट। ये क्लैरिटी चाहिए बेटा। ओके, अब जब हम इन सब सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स को लगाते हैं तो हम कुछ असर्शंस को यहाँ पे एड्रेस करते हैं। व्हाट आर दीज असर्शंस? तो पहले समझते हैं व्हाट आर दी असर्शंस। मैं आपको बताया कि दीज आर दी रिप्रेजेंटेशंस मेड बाय द मैनेजमेंट। इम्प्लिसिट हो सकती हैं, एक्सप्लिसिट हो सकती हैं, रिगार्डिंग द रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई बैलेंस आएगा, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन आएगा, डिस्क्लोजर आएगा। सो ऑल दीज आर, ठीक है, assertions that are made by the management. These are used by the auditor to consider the different types of misstatement that may occur. Okay, so there can be assertions at the account balance level. What are these assertion? कि हमें अगर अकाउंट बैलेंस को चेक करना है, अगर हमें बैलेंस शीट आइटम्स को चेक करना है, बेसिकली बैलेंस शीट, अकाउंट बैलेंस मतलब बैलेंस शीट आइटम्स, अगर उन्हें चेक करना है तो हमें इंजीनियर का सीवी चेक करना पड़ेगा, ERCV। हम बैलेंस शीट आइटम के लिए क्या देखेंगे, क्या वो एग्जिस्ट भी करता है, असेट, लायबिलिटी, इक्विटी, इंटरेस्ट एग्जिस्ट भी करता है। उसके बाद क्या उसके राइट्स और ऑब्लिगेशंस, जो राइट्स कंपनी के पास होने चाहिए वो कंपनी के पास हैं, जो ऑब्लिगेशंस कंपनी के होने चाहिए क्या वो कंपनी के हैं, एंटिटी के हैं। इंजीनियर का सीवी। उसके बाद कंप्लीटनेस चेक करेंगे किसकी, क्या असेट, लायबिलिटी, इक्विटी, इंटरेस्ट कंप्लीटली रिकॉर्ड किए गए हैं, ठीक है। वी से वैल्यूएशन एंड एलोकेशन करेंगे, ठीक है, कि वो प्रॉपरली वैल्यूड है या नहीं है, ठीक है। लैंड को आपने रिकॉर्ड किया, प्रॉपर वैल्यू पे है नहीं है, बिल्डिंग प्रॉपर वैल्यू पे है नहीं है। कंप्लीटनेस मतलब प्रॉपरली रिकॉर्ड किया है, कुछ अनरिकॉर्डेड आइटम्स तो नहीं है वहां पे। राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, वो राइट्स वाकई में कंपनी के नाम पे, एंटिटी के नाम पे है भी या नहीं है। उनका एग्जिस्टेंस भी है, आपने बुक में तो दिखा रखा है, एग्जिस्टेंस में उसका ओरिजिनलिटी में एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ठीक है, फिजिकली वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। So in this case, these are the assertions we have to test whenever we are doing the audit. So these are the assertions that need to be addressed. उसके बाद क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, या अगर हम पीएनएल आइटम की अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि अगर पीएनएल ऑडिट मेरे को करना है, ठीक है, या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का अगर ऑडिट करना है तो मैं क्या करूंगा। तो इंजीनियर का सीए सीवी कौन देखेगा, ओ सीए सीसी। आप सीए हो, आपको इंजीनियर का सीवी देखना पड़ेगा। ERCV, OCA, CC, ठीक है। ओ से अकरेंस, कि क्या जो हमने खर्चा या इनकम जो हमने रिकॉर्ड करी है क्या वो वाकई में हुई भी थी, उसका अकरेंस भी हुआ था, क्या हमारे रिकॉर्ड्स कंप्लीट हैं, कुछ चीज छूट तो नहीं रही, ठीक है। प्रॉपर अमाउंट तो रिकॉर्ड किया है, एक्यूरेसी तो है, OCA, CC, ठीक है। कट ऑफ प्रोसीजर्स तो हम फॉलो कर रहे हैं, यानी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो प्रॉपर पीरियड के तो रिकॉर्ड हुए हैं, ठीक है, जिस साल के हैं उस साल के रिकॉर्ड हुए हैं, राइट। प्रॉपर क्लासिफिकेशन तो है प्रॉपर अकाउंट्स में, ठीक है, जो रेवेन्यू नेचर के आइटम है, जो कैपिटल नेचर के आइटम है, उनका क्लासिफिकेशन प्रॉपर है, वो प्रॉपरली रिकॉर्ड किए गए हैं या नहीं किए गए, ठीक है। उनका हेडिंग प्रॉपर है या नहीं है, उनका हेड्स प्रॉपर है या नहीं है, ऑल दीज थिंग्स। असर्शंस अबाउट प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, ओके, ये जो आपके डिस्क्लोजर हैं, अकाउंट बैलेंसेस हैं, उसके बारे में जो और अदर डिस्क्लोजर्स हैं उसके बारे में यहाँ पे बात होती है, ठीक है। तो इंजीनियर का सीवी, OCA, CC और CVC, अब वो क्योंकि इंजीनियर सेलेक्ट नहीं हुआ तो अब और सीवी को देखना पड़ेगा, और सीवी को सीख, ठीक है। तो अकरेंस एंड राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस प्रॉपर होने चाहिए डिस्क्लोजर्स के मैटर्स में, कंप्लीटनेस होनी चाहिए, प्रॉपर वैल्यूएशन पे डिस्क्लोजर्स होने चाहिए, ठीक है, और प्रॉपर क्लासिफिकेशन भी वहां पे होनी चाहिए, राइट। सो दीज आर दी असर्शंस दैट नीड टू बी एड्रेस्ड जब भी हम ऑडिट करेंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। The auditor may use these assertions as described और may combine them with other assertions। कभी कभी हम एक साथ दो दो assertion की टेस्टिंग भी करेंगे, ठीक है, और दोनों assertion को मिलाकर के भी ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेंगे।
सम असर्शंस में भी एक्सप्लिसिट मतलब बाहर से आएंगे, लाइक एडिशनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सिक्योर्ड लोन, कि सिक्योर्ड लोन किससे लिया, कौन सी पार्टी से लिया, किस रेट पे लिया, कितने टाइम के लिए लिया, और डिस्क्लोजर इन रिलेशन टू दी कंडीशंस टू बी कंप्लाइड इन अकॉर्डेंस विद लेजिस्लेशन और प्रॉपर अथॉरिटी। ठीक है, सम अदर प्रॉपर अथॉरिटी। ठीक है, कई बार क्या होता है कि कंपनी को कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल करनी पड़ती है। मान लो उसको स्टार्टअप से रिलेटेड कोई रिबेट चाहिए, ठीक है, तो उसको कुछ एडिशनल कंप्लायंस करनी पड़ेगी। मान लो कि उसको स्टेट गवर्नमेंट की किसी सब्सिडी स्कीम के अंदर, ठीक है, कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर्स करने हैं। सो दिस विल रिक्वायर सम एक्सप्लिसिट, मतलब अब इस केस में हमारे को अगर उनको इंश्योर करना है कि वो हुआ है, तो हम ये चेक करेंगे कि क्या उस रूल रेगुलेशन, उस लेजिस्लेशन के हिसाब से, उस अथॉरिटी के डॉक्यूमेंट के हिसाब से वो प्रॉपरली डिस्क्लोज वहां पे किया गया है या नहीं किया गया। असर्शंस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, मतलब जहां पे हमने उनको डिस्क्लोज किया है, और नेगेटिव असर्शंस भी होते हैं, मतलब वहां पे हमने असर्शंस को दिया ही नहीं। मान लो कंटिंजेंट लायबिलिटी है ही नहीं, या हमने ये कह दिया कि देयर इज नो कंटिंजेंट लायबिलिटी, ये कहा, जब नो कहा, नो, तो ये नेगेटिव बात हमने कही तो हुआ नेगेटिव असर्शन। यहाँ पे कहना जरूरी है, नो कहना जरूरी है, और अगर नहीं है तो वो हो जाता है इंप्लाइड नेगेटिव असर्शन। मान लो कि बिल्डिंग है ही नहीं, ठीक है, तो हम ये मान लेंगे बिल्डिंग का असर्शन, उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो वो है ही नहीं, ठीक है ना। सो देर इज नो आइटम ऑफ बिल्डिंग इन द बैलेंस शीट, इट मीन्स देर इज नो बिल्डिंग। ओके, सो इट इज implied negative. Assertions are generally specific, but in order to provide an opinion on overall financial statements, the auditor needs to combine the individual judgments of these specific assertions. अब यहाँ पे मैं आपको किसी चीज से थोड़ा सा रिलेट करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं आपको लेके जा रहा हूँ ऐसे 200 के हमारे नोट्स में, और वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, जो ऑडिट रिस्क है बेसिकली, ठीक है, ये ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लेवल पे भी हो सकता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के भी लेवल पे भी हो सकता है, और असर्शन लेवल पे भी हो सकता है। असर्शन मतलब एबीसीडी, ठीक है, स्पेसिफिक अकाउंट बैलेंस, स्पेसिफिक क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, स्पेसिफिक डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे इट अफेक्ट्स एनी और मेनी पार्ट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जब ऑडिटर को कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ेगा इन असर्शंस के बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, ओवरऑल क्योंकि ऑडिट ओपिनियन असर्शंस के ऊपर नहीं देनी, ओवरऑल देनी है। तो जब ओवरऑल हमारे को ऑडिट ओपिनियन देनी पड़ेगी, तो ऑडिटर भैया को बहुत सारे असर्शंस के ऊपर जो उसका जजमेंट है उसको लगा करके जो कंक्लूजन्स ड्रॉ किए हैं, उसको वहां पे उसे कंबाइन करना पड़ेगा, उसको वहां पे उसे कंबाइन करना पड़ेगा। राइट, समझ में आ रही है आपको बात? जी हाँ, चलिए। So the assertions are generally specific, but in order to provide an opinion on the overall financial statements, the auditor needs to combine the individual judgments of these specific assertions. अब हमें ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने के लिए कुछ ऑडिट प्रोसीजर करने हैं। वो क्या क्या मेथड्स हैं जिनसे हम ऑडिट एविडेंस को कलेक्ट करेंगे? तो देयर आर 7 मेथड्स, 7 रंग इंद्रधनुष के, 7 कलर्स ऑफ रेनबो, ठीक है, 7 कलर्स ऑफ रेनबो, ठीक है। तो 7 कलर्स ऑफ रेनबो कौन से हैं? बोले सर आईसीएआई आजकल दहाड़ रहा है, रोर कर रहा है। क्या कर रहा है? आईसीएआई रोर, ICAIROR, ICAI रोर, ठीक है, इस तरीके से याद रखना है, ICAI रोर। आई से इंस्पेक्शन, हम कुछ भी इंस्पेक्ट करके ऑडिट एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सी से एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ठीक है। ए से एनालिटिकल प्रोसीजर, आई से इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। रोर का आर रिकैलकुलेशन कर सकते हैं, मैनेजमेंट ने एक बार कैलकुलेट किया है, हम उसे रिकैलकुलेट कर सकते हैं। ओ से ऑब्जर्वेशन, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कुछ चीजों को। और आर से रीपरफॉर्मेंस, हम उन मेथड्स को, उन स्टेप्स को रीपरफॉर्म कर सकते हैं जो मैनेजमेंट ने किए हैं। सो दीज आर दी 7 कलर्स ऑफ रेनबो, और आई से ICAI रोर, ROR, ठीक है, ICAI रोर, ठीक है, समझ में आता है? नाउ what which audit procedures or methods are used at which stage of audit
टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। अभी ऊपर हमने चार्ट देखा था जिसमें हमने देखा कि ऑडिट जब हम कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे सर, हम सबसे पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करेंगे। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करते टाइम हम कौन कौन से कलर्स को यूज करेंगे, रेनबो के, हम कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर यूज करेंगे टू कलेक्ट ऑडिट एविडेंस, कौन कौन से रिस्क असेसमेंट पे, फिर हम सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स के अंदर कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स को यूज करेंगे टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, ये हमें जानना है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल अगर हम करेंगे तो हम कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर को यूज करेंगे टू कलेक्ट ऑडिट एविडेंस, ये हमें समझना है। राइट, ये क्वेश्चन समझ गए आप? अब इसका आंसर आप समझिए। क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ना यहीं पे घुस के पूछता है आपसे, ठीक है? कैसे पूछता है अभी बताऊंगा। राइट, जैसे यहाँ पे देखिए, अगर आप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की टेस्टिंग कर रहे हैं, अगर आपको ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर को असेस करना है, एनालाइज करना है, ठीक है, तो आपको इंस्पेक्शन यूज कर सकते हैं, आप ऑडिट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने के लिए इंक्वायरी यूज कर सकते हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर यूज कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन यूज कर सकते हैं। IIAO और R इज रिलेटेड टू रिलेटेड एक्टिविटीज, ठीक है। क्या आप कैलकुलेशन कर सकते हैं वहां पे? रिकैलकुलेशन नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हम कंट्रोल्स की टेस्टिंग कर रहे हैं, तो कंट्रोल्स के लेवल पे कोई टेस्टिंग नहीं होती उसकी, ठीक है। क्या हम IC, क्या हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले सकते हैं कंट्रोल की? नहीं, वो तो कंट्रोल तो इंटरनल कंट्रोल है, तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन कैसे लोगे? अब इंस्टीट्यूट ना, पता है क्वेश्चन क्या पूछता है? इंस्टीट्यूट ने पूछा कि एक ऑडिटर है, उसको टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करना है, वो इनमें से क्या चीज नहीं कर सकता एज एन ऑडिट प्रोसीजर टू कलेक्ट ऑडिट एविडेंस? वापस बोल रहा हूं, एक ऑडिटर है, उसको टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना है, 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें से बोला कि इसमें से ऑडिटर, ठीक है, कौन सा ऑडिट प्रोसीजर फॉलो नहीं कर सकता टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस व्हेन ही इज डूइंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, ठीक है। तो वो अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर रहा है तो वो इंस्पेक्शन कर सकता है, इंक्वायरी कर सकता है, ऑब्जर्वेशन कर सकता है, रीपरफॉर्मेंस कर सकता है। क्या वो यहाँ पे एनालिटिकल प्रोसीजर लगा सकता है? आंसर इज नो। क्या वो यहाँ पे एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले सकता है? आंसर इज नो, ठीक है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स बोला मैंने, ऐसी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के लिए। तो इंस्टीट्यूट इतना अंदर घुस के डीप में क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ टॉपिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑडिट प्रोसीजर कौन सी स्टेज पे कौन से यूज करने हैं और कौन से मेथड्स यूज करने हैं फॉर ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस, ये भी बहुत ध्यान रखने वाली बात है। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करूंगा तो IIAOR, ठीक है, और अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल करूंगा तो IIOR। राइट, राइट। सो अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना है तो उसे इंस्पेक्शन कर सकता है, वो इंक्वायरी कर सकता है, ऑब्जर्वेशन कर सकता है और रीपरफॉर्मेंस कर सकता है। और अगर उसे सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स करने हैं बेटा, अगर उसे सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स यहाँ पे करने हैं, इन दैट केस ही कैन अप्लाई ऑल दी मेथड्स, ऑल दी कलर्स, यानी यहाँ पे वो ICAI रोर अप्लाई कर सकता है, इंस्पेक्शन भी कर सकता है, कंफर्मेशन भी, एनालिटिकल प्रोसीजर भी, इंक्वायरी भी कर सकता है, रीपरफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन, ऑब्जर्वेशन, सब कुछ कर सकता है। राइट, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स के केस में, ठीक है, ठीक है। क्योंकि सब्सटैंटिव प्रोसीजर में क्या कर रहा है वो? सर सब्सटैंटिव प्रोसीजर के 4 प्रकार कर रहा है। टेस्ट ऑफ डिटेल कर रहा है, उसके बाद सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर कर रहा है, उसके बाद वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अंडरलाइंग रिकॉर्ड से जो है मैच कर रहा है, और वो मटेरियल जर्नल एंट्रीज को वहां पे चेक कर रहा है। तो ये सारी चीजें वो सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स में करता है, ये ध्यान रखने वाली बात है, ध्यान रखिएगा इस बात को। राइट, चलिए उसके बाद what are the means for selecting items for testing to obtain ऑडिट एविडेंस? ठीक है, कि जब हम ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर रहे हैं तो मैं कितने आइटम्स को सेलेक्ट करूं? क्या मैं 100% आइटम्स को सेलेक्ट कर सकता हूं? हाँ, सेलेक्ट कर सकता हूं। क्या मैं कुछ स्पेसिफिक आइटम्स को सेलेक्ट कर सकता हूं? हाँ, सेलेक्ट कर सकता हूं। क्या मैं ऑडिट सैम्पलिंग कर सकता हूं? यस, मैं कर सकता हूं, और उसको हम पढ़ेंगे ऐसे 530 में, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड लाइक ऐसे 500, ठीक है। तो 100% सिलेक्शन कब करूंगा? जब जब जहां पे मेरी जो पॉपुलेशन है छोटी है, ठीक है, और इजी है, कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है, उस केस में,
ठीक है, लार्ज वैल्यू आइटम्स हैं, स्मॉल नंबर के हैं। सिग्निफिकेंट रिस्क ऑडिटर को लगता है वहां पे वो 100% ले लेगा। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में क्या वो 100% एग्जामिनेशन कर सकता है? आंसर इज नो, इट इज अनलाइकली। ठीक है, बट इट कैन बी मोर कॉमन फॉर टेस्ट ऑफ डिटेल्स। ओके, ठीक है, वाउचिंग वेरिफिकेशन 100% की जा सकती है, राइट। उसके बाद सेलेक्टिंग स्पेसिफिक आइटम्स, ठीक है, यहां पे the judgment of selection of specific items is subject to non-sampling risk. What does it mean? पहले हम समझते हैं कि सैम्पलिंग रिस्क क्या होता है। ये सैम्पलिंग वाले चैप्टर में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। अगर आपको सैम्पलिंग रिस्क समझ में आता है, ठीक है, तो ही आपको नॉन सैम्पलिंग रिस्क समझ में आएगा। ठीक है, नॉन सैम्पलिंग रिस्क का सिंपल मीनिंग में बताऊं कि इट इज द रिस्क दैट इज नॉट रिलेटेड टू सैम्पलिंग। सैम्पलिंग हमने करी नहीं, उसके अलावा भी हमारे को रिस्क हो गया, वो है नॉन सैम्पलिंग रिस्क। ठीक है, और सैम्पलिंग रिस्क क्या है कि मैं सैंपल लेकर के, ठीक है, सैंपल लेकर के जो मैंने चेकिंग की और जो बिना सैंपल लिए, यानी अगर मैं 100% चेकिंग करता और सैंपल लेकर के जो मैंने चेकिंग की, इन दोनों के जो रिजल्ट्स हैं इसके बीच में डिफरेंस आ सकता है। इस चीज का रिस्क जो है दैट इज कॉल्ड एज सैम्पलिंग रिस्क। मैं वापस से बोल देता हूं, मैंने सैंपल लिए 100 में से मैंने 25 आइटम सेलेक्ट किए। अगर मैं 100 आइटम चेक करता तो मेरा रिजल्ट एक्स आता, और मैं 25 किए तो मेरा रिजल्ट x.1 आया है। तो ये जो 0.1 का डिफरेंस है, दिस इज द सैम्पलिंग रिस्क, दिस इज द सैम्पलिंग रिस्क। ओके, ये हम सैम्पलिंग वाले चैप्टर में और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो स्पेसिफिक आइटम्स हम नॉन सैम्पलिंग रिस्क की वजह से चेक करते हैं, मतलब नॉन सैम्पलिंग वाले जो रिस्क हैं उसके लिए चेक करते हैं। ठीक है, ऑल आइटम्स ओवर सर्टेन अमाउंट को हम उठा लेंगे तो स्पेसिफिक आइटम्स हो जाएंगे। आइटम्स टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन लाइक नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, नेचर ऑफ एंटिटी, इस तरीके के स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन को, स्पेसिफिक आइटम्स को हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं। तो हम ऑडिट एविडेंस के लिए, ठीक है, आइटम की टेक्सटिंग के लिए कैसे सिलेक्शन करेंगे? 100% सिलेक्शन कर सकते हैं, स्पेसिफिक आइटम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम ऑडिट सैंपल यहाँ पे कर सकते हैं। इनकंसिस्टेंसी और डाउट्स ओवर रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, मेरे को ऑडिट एविडेंस पे विश्वास नहीं आ रहा। ठीक है, इफ कब हो सकता है? जब ऑडिट एविडेंस इज ऑब्टेन फ्रॉम वन सोर्स इज इनकंसिस्टेंट विद ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम अनदर सोर्स। आपने सेम ऑडिट एविडेंस एक चीज के लिए जो है एक सोर्स से, सोर्स ए से ली, ठीक है, और सोर्स ए से जो एविडेंस ली वो मैच नहीं कर रही जो आपने सोर्स बी से सेम चीज के लिए ऑडिट एविडेंस ली है। तो यहां पे एक इनकंसिस्टेंसी है। मैनेजमेंट एक्सपर्ट का भी एक पॉइंट यहां पे आता है इस स्टैंडर्ड के अंदर। तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट कौन है? ये मैनेजमेंट का ही बंदा है ठीक है, जो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग फील्ड से नहीं है, कुछ और फील्ड से है। ठीक है, और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में मैनेजमेंट की मदद करता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट के एक्सपर्ट का काम भी ऑडिटर ऑडिट एविडेंस की तरह यूज कर सकता है। तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट ऐसे 500 में डील होता है, ये चीज ध्यान रखना। और ऑडिटर एक्सपर्ट का अलग स्टैंडर्ड है, ऐसे 600 सीरीज वाला, ये ध्यान रखना। बस आपको इतना ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, ऑडिटर एक्सपर्ट 620 और मैनेजमेंट एक्सपर्ट ऐसे 500, राइट। While using the work of management expert audit evidence as audit evidence, ऑडिटर को क्या चेक करना है? उसको कंपिटेंस चेक करनी है, कैपेबिलिटी चेक करनी है, ऑब्जेक्टिविटी चेक करनी है मैनेजमेंट के एक्सपर्ट की, उसको अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है व्हाट वर्क डज द मैनेजमेंट डू, इवेल्युएट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द एक्सपर्ट वर्क एज ऑडिट एविडेंस फॉर एन असर्शन। ठीक है, तो वो अप्रोप्रिएटनेस भी टेस्ट करेगा किसकी? जो मैनेजमेंट का एक्सपर्ट है उसने जो काम किया है, ठीक है, उस ऑडिट एविडेंस के ऊपर, जो असर्शन है उसके ऊपर, राइट। while using the work of management expert for a matter, the nature, timing, extent of audit procedure is affected due to, किसकी वजह से अफेक्ट हो सकता है? अगर हम मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम को यूज कर रहे हैं तो हमारा जो नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑडिट प्रोसीजर का है वो किसकी वजह से इफेक्ट हो सकता है? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मैटर, नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मैटर। रिस्क ऑफ मटेरियल्स मिसस्टेटमेंट कितना है उस मैटर के अंदर जिसके अंदर हम मैनेजमेंट एक्सपर्ट का काम यूज करना चाह रहे हैं। स्कोप क्या है एक्सपर्ट के काम का? वेदर एक्सपर्ट इज एम्प्लॉयड बाय द कंपनी और अ पार्टी टू प्रोवाइड रेलिवेंट सर्विसेज, क्या वो एक इंडिपेंडेंट पार्टी है या एम्प्लॉयर ऑफ द कंपनी है, एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी है, सॉरी, एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी है या इंडिपेंडेंट पार्टी है। ऑडिटर्स नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट,
जिस काम के लिए हम मैनेजमेंट एक्सपर्ट को रख रहे हैं उसके अंदर ऑडिटर का नॉलेज क्या है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है हमारा नेचर टाइमिंग एक्सटेंड कितना होगा। अगर ऑडिटर को अच्छा खासा नॉलेज है तो कम नेचर टाइमिंग एक्सटेंड होगा। ऑडिटर को कुछ नहीं पता उसके बारे में तो उसको ज्यादा नेचर उसका टाइमिंग बढ़ाना पड़ेगा अपने ऑडिट प्रोसीजर का। प्रीवियस वर्क विद द एक्सपर्ट अगर किया है तो उसके बेसिस पे नेचर टाइमिंग एक्सटेंड डिसाइड हो सकता है। वेदर मैनेजमेंट एक्सपर्ट इज सब्जेक्ट टू टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, अगर उसके ऊपर कोई और रूल्स लगते हैं, उसके प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स लगते हैं, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स लगती हैं, प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स लगती हैं, तो हो सकता है कि ऑडिटर उस पर थोड़ा विश्वास ज्यादा अच्छे से कर पाए और उसका नेचर टाइमिंग एक्सटेंड कम हो जाए ऑडिट प्रोसीजर का। द एक्सटेंट टू विच मैनेजमेंट कैन एक्सरसाइज कंट्रोल और इन्फ्लुएंस ओवर द वर्क ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट। मैनेजमेंट ने एक्सपर्ट ने तो काम किया, लेकिन मैनेजमेंट ने मैनेजमेंट के एक्सपर्ट के काम को चेंज कर दिया। मैनेजमेंट का कितना कंट्रोल है मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम के ऊपर, ठीक है, ये भी ऑडिटर को देखना पड़ेगा। अगर ज्यादा है तो हो सकता है ऑडिटर को अपने ऑडिट प्रोसीजर बढ़ाने पड़े। लेकिन अगर मैनेजमेंट का कम कंट्रोल है, यानी मैनेजमेंट एक्सपर्ट कोई एक्सटर्नल पार्टी है, ठीक है, और मैनेजमेंट का कंट्रोल इसके ऊपर कम है, देन इन दैट केस द ऑडिटर कैन रिलाई ऑन द मैनेजमेंट एक्सपर्ट टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑडिट प्रोसीजर का कम हो जाएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस, अगर मैनेजमेंट एक्सपर्ट वाली जो हम चीज है उसके अलावा हम और कोई ऑडिट एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं ऑल्टरनेटिवली, तो भी हमारा रिलायंस ऑन मैनेजमेंट एक्सपर्ट वाले मैटर के ऊपर, जिसके ऊपर हम मैनेजमेंट एक्सपर्ट की इंफॉर्मेशन को एज ऑडिट एविडेंस यूज कर रहे हैं, वो कम हो जाएगा हमारा उसके ऊपर रिलायंस, ठीक है, हमारी उसके ऊपर जो हम डिपेंडेंस है वो कम हो जाएगी, तो हमारे ऑडिट प्रोसीजर जो है नेचर टाइमिंग उसका मैनेजमेंट एक्सपर्ट को लेकर के कम हो जाएगा। ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड व्हेन एवर यू आर स्टडिंग स्टैंडर्ड 500। मैं आपको बता रहा हूँ इस स्टैंडर्ड में बहुत छोटे 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 ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, इंटरनली घुस करके इंस्टीट्यूट पूछ रहा है, सो यू रिवाइज द कंसेप्ट वेरी स्ट्रांगली प्रॉपरली। प्लीज शेयर दिस वर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन, लाइक दिस वीडियो, लाइक नहीं करते हैं आप लोग वीडियो को, प्लीज लाइक इट बिकॉज इट रियली मोटिवेट्स मी अ लॉट टू क्रिएट मोर सच ऑसम कंटेंट फॉर यू गाइज। यहाँ तक वीडियो में बने हैं, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे, एंजॉय।